हाँ जी, क्लास 12 क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका आईईडी का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चंस आपने किए होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से समझ आया तो कमेंट करना इस वीडियो पर, जिससे कि नेक्स्ट सेशन के लिए हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। अभी हमारा चैप्टर 3 क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। साथ साथ यहाँ हो सकता है ग्लोबलाइजेशन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो। इसी चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर किया गया था। बेसिकली ये बदलाव करना हमारी मजबूरी भी थी। ठीक है, हुआ क्या? 1952 1990 क्या रहा? लाइसेंस राज। प्राइवेट सेक्टर को आगे आने नहीं दिया गया। रीज़न क्या था? गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भैया प्राइवेट सेक्टर अगर आगे आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा, तो हमें क्या करना है? हमें तो सोशल वेलफेयर करना है, और वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी इंडस्ट्रीज से अलग रखा गया। उसको राइट नहीं था वहाँ प्रोडक्शन करने का। गवर्नमेंट ही सब जगह प्रोडक्शन कर रही थी। अब अंत में होता क्या है? 1990 तक आने तक बहुत सारी कमियां देश में राइज हुई, और हमारे पास सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर बचा था दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के लिए। दूसरे देशों ने हमें बेसिकली अब गुड्स देने के लिए मना कर दिया, क्रूड ऑयल के लिए भी। देश एक आर्थिक संकट में चला गया। तब पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि भैया कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है। वो बड़ा बदलाव ही हमें इस चैप्टर में पढ़ने, जिसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। जिस प्राइवेट सेक्टर को अब तक दबाया गया था, उस प्राइवेट सेक्टर को हमें आगे लेके आना था। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया देश के डेवलपमेंट के लिए। कुछ शर्तें उनकी मानी गई, वो शर्तें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, और क्या क्या चेंजेस हुए उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस की दृष्टि से भी और साथ साथ आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी। पहले एक छोटा सा बेसिक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 1991 वाज नॉट सो गुड। 1991 में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। अब रीज़न क्या है बहुत अच्छी इकोनॉमी ना होने का? कि भाई गवर्नमेंट ने इतना काम करा, इतनी मेहनत करी है, क्यों देश में फिर भी तरक्की नहीं हो पाई? लेट अस डिस्कस सम मेजर रीज़न। पहला मेजर रीज़न क्या दे रखा है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, तो पहला रीजन दे रखा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी गवर्नमेंट जहां जहां भी वर्क कर रही थी, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, चाहे गवर्नमेंट के होटल्स हों, चाहे गवर्नमेंट की एयरलाइंस हों, जहां जहां भी पब्लिक सेक्टर था, वहां पर नेट टू नेट गवर्नमेंट लॉस में थी। और अगर गवर्नमेंट लॉस में होगी तो सर्विसेज कैसे देगी? दूसरा, डेफिसिट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको चैप्टर चाहिए तो दूसरे चैनल पर है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। इस चैनल पर वो नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव था। नेट टू नेट हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? कम। हमारे पास ऐसा क्वालिटी गुड्स नहीं था कि दूसरा देश हमसे मांग रहा है या हमारे ऊपर डिपेंड है, हम खरीद ज़्यादा रहे थे और बेच कम। तो नेट टू नेट हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमेशा क्या रहता था? नेगेटिव। यानी हमें दूसरे देश को नेट टू नेट हमेशा पैसे देने ही होते थे। साथ साथ है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इन्फ्लेशन कब होता है? मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। मोटा मोटा अगर हम समझे, मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो प्रोडक्ट की और सप्लाई क्या हो? कम। अब भैया जब मार्केट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, पॉपुलेशन इतनी सारी है, तो डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोगों के पास पैसा भी था, लेकिन मार्केट के अंदर सर्विसेज नहीं थी, सप्लाई नहीं थी। तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। और हमारा जो इन्फ्लेशन था वो डबल डिजिट में चला गया था, यानी अलार्मिंग रेट पे था। तो महंगाई की वजह से हमें क्या करना था? इकोनॉमिक रिफॉर्म। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी देश आज़ाद होने के बाद। और गवर्नमेंट जनरली करती क्या है? गवर्नमेंट ना पैसे नहीं चार्ज करती पब्लिक से, गवर्नमेंट पब्लिक को चीज़ें ज़्यादातर सस्ती कॉस्ट पे या फ्री देती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, टैक्स कलेक्शन जैसी चीज़ों में भी गवर्नमेंट फेल साबित हो रही थी कि भैया हम टैक्स ठीक से कलेक्ट कर पाए। तो मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं था। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर भी बहुत सारी कमियाँ थी।
तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जब हम इतनी कमियां फेस कर रहे हैं तो इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ नई इकोनॉमिक पॉलिसीज तो लानी चाहिए, मजबूरी भी थी और लानी भी थी। तो यहां पर आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर बेसिकली क्या था, ये शॉर्ट टर्म मेजर थे जिन पे कुछ ऐसी कमियां थी जिन पे बिल्कुल अभी ध्यान देना जरूरी था। जैसे पहली क्या कमी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना। देखो पहली होता क्या है, जब हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जब करना होता है तो हमें डॉलर का पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब जब दूसरे देश को हमें फॉरेन करेंसी देनी है और हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म चीज क्या है कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करो। आपके पास करेंसी है नहीं और आपको पेमेंट इतनी सारी करनी है, ठीक है, आपको इंपोर्ट इतना सारा करना है, तो भैया सबसे पहले बीओपी को ठीक करो, करेंसी का अरेंजमेंट करो और बीओपी को कुछ इस तरह से मैनेज करो कि हमें आने वाले समय में पेमेंट क्या करना पड़े, कब। दूसरा, हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। देखो गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा कब परेशान होता है, जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइस बढ़ते हैं, महंगाई की मार पड़ती है। तो भैया सबसे पहले क्या कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म मेजर्स को क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल, यानी हमें अपने देश के स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट थे हमारे, हमें अपनी देश की एफिशिएंसी को बढ़ाना है भैया, हमें अपने आप को ताकतवर करना है, हम भी दूसरे देशों की तरह कोस्ट कम में ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बना पाएं, कंपटीशन क्रिएट कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी दूसरे देशों के सामने हमारा प्रोडक्ट भी क्या लगे, कॉम्पिटिटिव, हम भी दूसरे देशों से क्या कर सके, कंपटीशन। अभी दूसरे देश सस्ता प्रोडक्ट बना करके हमें कंपटीशन दे रहे हैं, हम भी उन्हें कंपटीशन दे पाए, ऐसा 1991 में हमारा गोल था। तो हम लोग तीन बड़ी पॉलिसीज लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले नजर डालेंगे किस पे, लिबरलाइजेशन पे। देखो लिबरलाइजेशन करना मतलब क्या है, आजाद करना, ठीक है, लिबरलाइज कर दिया यानी आजाद कर दिया। किसको आजाद कर दिया, अभी तक लाइसेंस राज था, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी क्या थी, बंदिशें, अब उन्हें हम आजाद करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी हमने ग्रोथ पर और एंट्री पर, अब उसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने अलग अलग सेक्टर्स में क्या करा भैया, लिबरलाइजेशन करा। सारे सेक्टर्स वन बाय वन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक लिबरलाइजेशन ही है, आपने इस पर कमांड कर ली, सारा चैप्टर हो जाएगा। तो एक एक करके लिबरलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करके जाना, सिर्फ सुनकर मत चले जाना, ठीक है, मज़ा नहीं आता बिना कमेंट पढ़े अगर हम लोग अपनी वीडियोस को देखें तो। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बेसिकली क्या है, देखो गवर्नमेंट ने पिछले चैप्टर में क्या करा था, गवर्नमेंट ने कहा भैया दूसरे देश से ना कोई आ नहीं सकता, साफ बात, हमारी इंडस्ट्री ही प्रोडक्शन करेंगे और हमारी इंडस्ट्री हमारे देश में गुड्स बेचेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे देश में भी जो इंडस्ट्री लग रही थी वो सिर्फ कौन सी लग रही है जी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लग रही है। तो हमें गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि भैया प्राइवेट सेक्टर को भी ले आओ। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो लाइसेंस था, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले उसको एबोलिश किया। तो लिखा हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबोलिश, क्या किसको एबोलिश किया हमने, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को, फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री एंड एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन। अगर आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, या फिर आपको नई इंडस्ट्री लगानी है तो जैसे पहले आपको लाइसेंस के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, अब वो करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3 इंडस्ट्री। पहले क्या था, बेसिकली 17 इंडस्ट्री शेड्यूल ए में गवर्नमेंट घेर कर बैठ गई, भैया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को बना ही नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ने कहा भैया हम फेल हो गए बनाने में, तुम भी आ जाओ, तुम भी बनाओ, हम भी बनाए, मिल करके बनाएंगे, देश आगे चलाएंगे। लेकिन 3 इंडस्ट्री ऐसी थी जैसे डिफेंस, एटॉमिक और रेल में, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी और कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। साथ साथ मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय एसएसआई हैव नाउ बीन डी रिजर्व। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भैया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बिग इंडस्ट्री से कॉम्पीट नहीं कर सकती, तो हमने क्या करा, हमने एसएसआई के प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए। लेकिन अब हमने उन प्रोडक्ट को वापस से क्या कर दिया, डी रिजर्व, कि अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो उन प्रोडक्ट को बना ही सकती है, साथ साथ बिग इंडस्ट्री भी उन प्रोडक्ट को बनाए, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट के डिमांड को पूर्ति करके हमें एक्सपोर्ट करके भी तो पैसा कमाना है। तो भैया हर कोई उस प्रोडक्ट को बनाओ, खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाएगी। एंड इंडस्ट्री वाज अलाउड टू डिटरमाइन प्राइस थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले क्या था, हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस तय करने तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, अब हम अपने प्राइस को फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिलेगा, वो प्रोडक्शन क्या करेगा ज़्यादा। विद इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन
अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन वॉज ऑल्सो एलिमिनेट। ये फालतू का पॉइंट मैंने बना रखा है, हालांकि 3-4 नंबर में आएगा, तो आपको सारे पॉइंट लिख देना कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको लाइसेंस की या फिर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। तो पहला ये किससे रिलेटेड चेंज था हमारा, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चेंज। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर है क्या, फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर फाइनेंस देता है, भैया पैसे देता है। अब जब तक फाइनेंशियल सेक्टर आज़ाद नहीं होगा, फाइनेंशियल सेक्टर के पास क्या नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, वो लोन कम दे पाएगा, लोन कम देगा तो देश की तरक्की कम होगी। लोन भी एक इतना बड़ा फैक्टर है देश के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज को लोन मिले, कंज्यूमर को लोन मिले, तभी तो देश की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया वॉज कंट्रोल बाय आरबीआई। जो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर है वो आज भी कौन रेगुलेट करता है, हमारा आरबीआई। पहले भी आरबीआई करता था। द रोल ऑफ आरबीआई वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। पहले जो आरबीआई का रोल था वो रेगुलेटर था, भैया पुलिस वाले थे, बिल्कुल ही कहते थे कमर्शियल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का बंदा कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसे लाके पीट दो पकड़ के। लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा ये क्या कह रहे हैं, हम अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। आरबीआई कह रहा है कि भैया हम आपको फैसिलिटी देंगे, जितना डराने धमकाने का काम हम पहले करते तो उतना नहीं करेंगे, अब आपको फैसिलिटी देंगे। आप मार्केट में जाओ, लोन दो, तमीज से लोन दो, गलत जगह लोन मत दो, और डेवलपमेंट में सहयोगी बनो। हम आप पे विश्वास करते हैं, आपके साथ देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ आगे इसलिए क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। पहले हर छोटी छोटी बात के लिए किससे पूछना पड़ता था, आरबीआई से। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है ठीक है यार, तुम्हें राइट दिया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बहुत सारे डिसीजंस के लिए, जहाँ पहले आपको हमारे से बात करनी पड़ती थी, अब बात करने की जरूरत नहीं है। तो काम जल्दी होंगे, लोन पास जल्दी होंगे, और डेवलपमेंट का प्रोसीजर और तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द रिफॉर्म पॉलिसीज विच एस्टेब्लिशमेंट द रिफॉर्म पॉलिसी इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इंडियन एंड एज फॉरेन बैंक। जो हमारी रिफॉर्म पॉलिसी थी ना, उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने आज़ादी दी किसको, प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन बैंक के सेक्टर्स को, कि भैया आप आओ देश के अंदर डेवलप हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्राइवेट सेक्टर बैंकों को फिर से उसी नज़र से देखा जाता था कि भैया तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या डेवलप करना है, तुम्हारा काम तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेकिन अब हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक आप आओ, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन यार अच्छी सर्विसेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के लिए लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वॉज रेज टू 51%। पहले दूसरे देश से आने वाला बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट था वो भी कम था, उसकी लिमिट कर रखी थी तय, लेकिन अब वो बढ़ा करके कितनी कर दी, 51। लास्ट में लिखा बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। यानी कि अब आप आरबीआई से अप्रूवल तो लेनी पड़ती है, लेकिन वो जो अप्रूवल थी ना वो बहुत आसान कर दी। पहले वो अप्रूवल बहुत रिजिड थी, मुश्किल थी, लेकिन अब वो बस फॉर्मेलिटी रह गई, और आरबीआई से बिना अप्रूवल के या कम बहुत फॉर्मेलिटी के बैंकों को बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ाने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो अच्छा है, जितना ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा फैसिलिटी किसको मिलेगी, पब्लिक को। नेक्स्ट लिखा हुआ है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म के अंदर कोई खास बड़े चेंज वैसे हुए नहीं। हालांकि जब भी गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन या एक्सपेंडिचर पॉलिसी में चेंज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ये चीज़ पॉइंट याद रखना, एडीएस के अंदर भी आता है पॉइंट। गवर्नमेंट के पास दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है। यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा, ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट में हम लोग कर चुके हैं। सिंस 1991 गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स रेट एज हाई टैक्स रेट वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट कह रही है भैया टैक्स चोरी का, टैक्स इवेजन का जो सबसे बड़ा कारण है ना वो क्या है, ज़्यादा टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट ने ये कह करके टैक्स रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। हालांकि इसका बाद में कुछ खास फायदा हुआ नहीं, टैक्स कलेक्शन इतना बड़ा नहीं था। आगे लिखा हुआ मैनी प्रोसीजर हैव बीन सिंप्लीफाइड टू एनकरेज टैक्स पेयर। और बहुत सारे सिंप्लीफाई करेगा कि भैया पहले 10 फॉर्म लगते थे ना टैक्स भरने के लिए, तो अब 2 ही लगेंगे, तुम यार टैक्स ज़्यादा दो, है ना। टैक्स पेयर्स की संख्या को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद अभी करंट में क्या लिखा है, 1991 के बाद हम लोग जुलाई 2017 से क्या एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी। जीएसटी ने बेसिकली क्या करा, 17 तरह के टैक्स थे इंडिया में, वो खत्म कर दिए, और एक सिंगल टैक्स लगने का लगा, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसका मेन एम क्या था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए किसको लगाया गया, जीएसटी को लगाया गया। गवर्नमेंट की सोच ये नहीं थी कि भैया हम जीएसटी लगा करके लोगों को परेशान करें, ज़्यादा कलेक्शन हो टैक्स का, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आ सकें, इनडायरेक्ट टैक्स जो नहीं दे रहे थे वो भी जीएसटी दे सकें, ऐसा गवर्नमेंट का एम था। और सिंप्लीफाई करना था चीज़ों को, कि इतने सारे टैक्स की कैलकुलेशन करने की वजह सिर्फ क्या रह जाए, जीएसटी। नेक्स्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस करे, सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डिवैल्यूड। डिवैल्यूड करने का मतलब डॉलर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें कि भैया पहले $1 70 का था, अब हम आप सबको $1 के बदले कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 71। सभी करेंसी के रेस्पेक्ट में डिवैल्यूएशन किया गया। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हर करेंसी को हम 1% ज़्यादा पेमेंट करेंगे,
ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमने अपनी करेंसी के बदले ज़्यादा पेमेंट के लिए घोषणा कर दी, हमने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से क्या कर दी, कम। तो क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट, हमने अपनी करेंसी का खुद ही रिडक्शन कर दिया गवर्नमेंट ने। टू ओवरकम बीओपी क्राइसिस रुपी वॉज डिवैल्यूड, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इनफ्लो फॉरन। अब क्या होगा, लोग हमारे से ज़्यादा खरीदेंगे, तो जब हमारे देश से वो ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, बीओपी की जो समस्या है वो कम होगी, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्या होगा, ठीक होगा। बड़ा खतरनाक स्टेप है, अपनी ही करेंसी को क्या कर देना, डीवैल्यूड। चाइना भी अक्सर करता रहता है। द गवर्नमेंट वॉज अलाउड रुपी टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। पहले क्या था, जब भी एक रुपए की वैल्यू करेंसी, किसी भी करेंसी के अंदर हमें क्या करनी है, डिसाइड करनी है, तो हम लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, फ्री। आपने पढ़े भी होंगे, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वहाँ पे 3 हमारे पास सिस्टम है। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिर दूसरा है फ्लेक्सिबल, और तीसरा हमारे पास क्या है, मैनेज। तो गवर्नमेंट किस तरफ शिफ्ट हो गई, फिक्स से मैनेज की तरफ। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, और उसे किस पे छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई पे। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। बिजनेस से रिलेटेड बेसिकली क्या चेंज किए गए, रिफॉर्म वर इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी। बेसिकली हमें क्या करना था, हमारा देश ना बंद हो गया था, दूसरे देश की ना तो कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही थी, और हमारे देश के प्रोड्यूसर भी आलसी हो गए थे। वो कह रहे यार, जब हमारा किसी से कंपटीशन है ही नहीं तो हम क्यों इन्वेंशन करें, क्यों नए प्रोडक्ट लेके आएँ, जो पुरानी चीज़ें बन रही है ना बस वही बनती रहे और बिकती रहे। लेकिन जब हमारे देश के लोगों को पता चला भैया दूसरे देश के लोग अपने अपने देश में आएंगे अब, ठीक है, 1991 के बाद, तो उन्हें कॉम्पिटिशन मिला कि भाई अब हमारा देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से मुकाबला है, तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, इन्वेंशन करना पड़ेगा। तो दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए, प्लस टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो, हमारे देश को कंपटीशन मिले, इसलिए हमने क्या करा, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म करें। पहला, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव ग्रेटली रिड्यूस। जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कोटा, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या किए गए, कम किए गए। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर गुड्स पर रिमूव अप्रैल 2001। अब बेसिकली हुआ कि एग्रीकल्चर गुड्स पे ना हमें क्या करना पड़ता था, अगर हम दूसरे देश से एग्रीकल्चर गुड्स सस्ते में ले रहे हैं तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी क्वांटिटी की, लेकिन अब वो पूरी तरह से अप्रैल 2001 में क्या कर दी, रिमूव। इससे नुकसान क्या होगा, आप सोचो, इंडियन फार्मर को बहुत ज़्यादा हैवी क्या फेस करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी क्या गया, कम। एक्सपोर्ट ड्यूटी वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन पोजिशन ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि हमारी कॉम्पिटेटिव पोजीशन दूसरे देश में बढ़े। यानी अगर हमारा 100 रुपये का गुड्स है और पहले गवर्नमेंट कह रही थी इस पर 50 रुपये गुड्स, तो तब ये दूसरे देश में 150 में बिकेगा। अब हम कह रहे हैं हमारा 100 रुपये का गुड्स है, तुम इस पर 10 रुपये टैक्स दो और दूसरे देश में कितने में बेचो, 110। दूसरे देश में जब ये गुड्स सस्ता लगेगा तो हमारा कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, दूसरे देश के अंदर लोग इंडियन गुड्स को लेकर के घूम रहे होंगे क्योंकि अब वो सस्ते लग रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी हमने दूसरे देश से आने वाले गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी भी क्या कर दी, बहुत कम। और इंपोर्ट लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट थी उसे भी हमने क्या करने की कोशिश करी है, एबोलिश। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को छोड़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट लाइसेंस के प्रोसीजर को आसान किया गया, एबोलिश किया गया, यानी खत्म किया गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर टोटल हमारे 5 रिफॉर्म है, 5 के 5 इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी रिफॉर्म अलग से 3 से 4 नंबर में आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, फिलअप्स आ सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस चैप्टर की जो जान है वो यही चैप्टर है, मतलब यही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब प्राइवेट सेक्टर को आज़ाद करने के, भैया आप अपनी फैक्ट्रीज लगाओ, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट की ऐसी संस्थाएं जो ऑलरेडी लॉस बियर कर रही हैं, ठीक है, तो अब हम उनका कंट्रोलिंग राइट, ओनरशिप किसको दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को टाटा जी को बेच दिया, तो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो हमने पब्लिक सेक्टर से राइट खत्म करके किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। तो सेम बात यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है कि भैया हम लोग अगर ट्रांसफर कर रहे हैं किसका, ओनरशिप राइट, यानी कि हमने पूरी की पूरी संस्था, पूरी की पूरी कंपनी किसको भेज दी, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोला जाता है, देखो हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने 100% स्टेक नहीं दिया प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर आप 51 ले लो परसेंट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, और हम लोग कितने पे रह जाते हैं, 49%। यानी ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है लेकिन गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से कम हो गया, ठीक है, तो वहाँ मालिक कौन हो गया, प्राइवेट सेक्टर।
तो क्या लिखा हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग पार्ट ऑफ इक्विटी, यानी हमने इक्विटी शेयर का कुछ पार्ट बेचा, और इक्विटी शेयर बेचना ही क्या है, ओनरशिप राइट दूसरे को दे देना। तो हमने कितना दिया, 50% से ज़्यादा, तो वो भी क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। तो या तो आप 100% बेच दो तो भैया वो तो प्राइवेटाइजेशन है ही, या फिर क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पार्ट ऑफ इक्विटी को बेच देना। क्यों हम लोग प्राइवेटाइजेशन करें, उससे फ़ायदा ही होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ेगा और फाइनेंशियल फैसिलिटेट होगा क्या, मॉडर्नाइजेशन, यानी कि नई टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अडॉप्ट करता है। तो गवर्नमेंट विभाग में जो भी कमियां रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली उससे थोड़ा बेहतर ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब अगला कंसेप्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी क्या कर रहा था, ये जो इंडिया था ना, बेसिकली अभी आज़ाद हुआ था 1947 में, और किससे आज़ाद हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की बीमारी से। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में पूरी तरह से कब्जा करके बैठ गई थी, अब इंडिया डरा हुआ था। इंडिया कह रहा है यार हम फिर किसी को ट्रेड करने की आज़ादी दे देंगे तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कोई और आएगा और हमारे देश को कब्जा करके बैठ जाएगा, हम नहीं आने देते किसी को भी अपने देश में। तो हमने अपने देश को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट, टैरिफ या कोटा जैसी चीज़ें लगाई और किसी दूसरे देश को अपने देश में ट्रेड करने की आज़ादी नहीं दी। ठीक है, तो यही तो है। अब आगे बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमारे देश इस स्थिति में आ गया 1990 में कि हम सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाए, हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश से चाहिए थी। तो हमने क्या करा, रिमूवल ऑफ बैरियर करा, हमने उन टैरिफ कोटा को हटाया और अपनी इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी के साथ क्या करा, इंटीग्रेट, कि भैया आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, हम आपकी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट। अब पॉजिटिव भी फायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, नेगेटिव भी हैं। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ना ग्लोबलाइजेशन के नुकसान ज़्यादा है, दूसरा देश हमसे पैसा ही कमाता रहता है, हम लोग उससे कमा नहीं पाते। तो हमारी जो बेसिकली कंट्री है, कहीं ना कहीं एक उनके लिए क्या बन जाती है, मनी मेकिंग सोर्स बन जाती है। जैसे चाइना हो गया, हमसे पैसा कमाता है बहुत ज़्यादा। तो फेवर में ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या बात है, पहले ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, यानी हम ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, जो चीज़ें हम पहले नहीं देख सकते थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी बंद थी, अब हम वो भी चीज़ें देख सकते हैं। फिर अगला है एडवांस टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें पहले टेक्नोलॉजी की हमारे देश में नहीं आ पा रही थी अब वो भी आएंगी। नेक्स्ट लिखा है बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में पूरी तरह से प्रोडक्शन कर रही हैं और दूसरे देश में जाकर के कुछ नहीं बेच पा रही थी ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस, अब वो दूसरे देश में भी जाकर के चीज़ों को बेच सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्री। लेकिन नेगेटिव बात ये भी है कि भैया जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं और पैसा कमाती हैं। ठीक है, अब देखो हमारे देश के अंदर लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर लोग चाइना के सारे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई दूसरा देश है जो हमारे देश का फ़ोन यूज़ कर रहा हो? भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हमारे पास ऐसी फ़ोन की टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल की, कि हमारी टेक्नोलॉजी दूसरा देश यूज़ कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे देश की यूज़ कर रहे हैं, डिफेंस में भी, पर हम दूसरे देश को दे कम रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्री कम दे पाती है दूसरे देश को, डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा बेच पाती है। तो जो बेच रहा है दूसरे देश में जाके वो पैसा ज़्यादा कमा लेता है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी क्या होगा, अमीर देश और अमीर हो जाएगा और गरीब देश और गरीब हो जाएगा, क्योंकि भैया वो तो अपना पैसा दूसरे देश को एज अ इनकम दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन से बना हुआ एक क्या कंसेप्ट है, आउटसोर्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका 12th के लिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है बेसिकली, देखो मान लो यूएसए के अंदर अगर यूएसए के कोई किसी पर्सन को कोई काम कराना है, ठीक है, वो अपने देश में करा रहा है, उसे महंगा पड़ रहा है, तो वो कह रहा है भैया क्यों ना मैं इस सर्विस को इंडिया को आउटसोर्स कर दूं, यानी जिस सर्विस को मैं कर रहा हूं अगर मैं उसे इंडिया को आउटसोर्स कर लूं, इंडिया से करवा लूं, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, भैया यही काम का मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है अपने देश में और 30,000 देना पड़ रहा है इंडिया को, तो मैं इंडिया से ही क्यों ना करा लूँ। आउटसोर्स का मतलब है अपनी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद परफॉर्म कर रही थी, अब हमने किसी और को दे दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि भैया आप कर दो हमारी एक्टिविटी। फ़ायदा क्यों है इस चीज़ में, क्योंकि यूएसए को ये दिख रहा है, यूएसए की कंपनी को, कि इंडिया सस्ते में कर देगा, यहाँ पे चीप मैन पावर है और साथ साथ मेहनती मैन पावर भी है, ज़्यादा काम भी करती है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी, यानी कि हमने अपनी कुछ एक्टिविटी को थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद परफॉर्म करती थी, अब हम किसी और से वो एक्टिविटी करवा रहे हैं। इंडिया इज अ मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ मोस्ट ऑफ एमएनसी। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हम सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लो वेज रेट है, यानी हम सस्ते में काम कर देते हैं दूसरे का, और हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है। ठीक है, अब इससे हमारे देश को भी फ़ायदा है, क्या, हमारे देश को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दूसरा देश हमसे काम करवा रहा है यानी हमें काम देने की कोशिश कर रहा है। तीसरा,
दूसरा फायदा हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो मिलेगा। जब दूसरा देश हमसे काम करवाएगा तो हमें पेमेंट भी करेगा, तो भैया हमारा एक्सपोर्ट सर्विसेज का बढ़ रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो बहुत सारी आउटसोर्सिंग की सर्विसेज क्या हैं जैसे हमारा देश देता है, कॉल सेंटर हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग का काम हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, क्लिनिकल एडवाइस, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग आउटसोर्स दूसरे देश को कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे देश के लिए कि भैया हम दूसरे देश को सर्विसेज दे रहे हैं और हमें उससे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। बेसिकली क्या है, दुनिया के सभी देशों में व्यापार को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना किसका काम है, WTO का। बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। WTO से पहले कौन था, गेट। अब आपकी होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गेट की फुल फॉर्म सर्च करनी है, गेट में कितने मेंबर थे ये सर्च करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 100% कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि गेट का सक्सेसर कौन है, गेट के बाद किसको बनाया गया, WTO को बनाया गया। WTO में पढ़ा रहा हूँ, गेट आपका होमवर्क है। WTO वॉज फाउंड इन 1995, 1995 के अंदर WTO आया। WTO के अंदर कितने मेंबर है करंटली, अगर हम देखें तो 164, लगभग सारी कंट्रीज WTO में साइन कर चुकी है और WTO की क्या है, मेंबर है। WTO क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। दो देशों के बीच में ट्रेड ज्यादा हो, ये कौन कोशिश करता है, WTO। और WTO के बेसिक फंक्शन क्या है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। जो भी नॉन टैरिफ बैरियर यानी कोटा, जो भी कंट्रीज एक दूसरे पे ज़्यादा टैक्स लगा रही हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, तो भैया वो कम लगाएं, ठीक है। और दो देशों के बीच में जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसा ट्रेड ना हो जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, ये भी किसका काम है, WTO का देखना। टू एनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, यानी कि बेसिकली हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है दुनिया के अंदर, जिससे कि नौकरियां ज़्यादा हों, इनकम ज़्यादा हो। लास्ट हमारे पास क्या है, टू एस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम, यानी कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो। ऐसा ना हो कि भैया एक देश ने आज कहा कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगले दिन वो हट गए कि हम तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे या हम उस चीज़ से हट रहे हैं। तो ऐसा ना हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अगर हम किसी भी देश के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो WTO क्या करेगा, वो कहेगा बाकी सारे देशों के कि भैया ये जो देश है ये सही ट्रेड पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, इसके साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट्स मत करो। तो बेसिकली देश को नुकसान ही होगा। जैसे हमें लोग कहते हैं कि भैया चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट क्या करना, उसके आने वाले प्रोडक्ट पे बैन लगा दो। ऐसा नहीं है, हमने WTO में साइन करे हुए हैं, ठीक है। अगर हमने WTO में साइन करे हुए तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में हर प्रोडक्ट का वेलकम है, कोई भी आए हमारे प्रोडक्ट में सेल करे। तो हमारे पास बस एक ही तरीका है कि भैया चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दो, खरीदो मत। गवर्नमेंट बैन नहीं लगाएगी, क्यों, क्योंकि हमने तो WTO में साइन कर रखे हैं। हमने उसका एक छोटा सा गेम बैन कर दिया था, कौन सा, PUBG वगैरह, ठीक है, वो चाइना का गेम था ना। तो हमने उसकी एप्लीकेशंस को बैन करा तो वो WTO चला गया कि देखो आपके बेसिकली ट्रेडिंग का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है इंडिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्क में आ जाती हैं, ठीक है। तो WTO क्या है, बेसिकली WTO का काम है कि भैया दो देशों के बीच में होने वाली ट्रेड को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है LPG पॉलिसी के फायदे नुकसान क्या है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले लिबरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भैया आपका आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कम मार्क्स में आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हमें देखने को मिले। तो अब इसी टॉपिक में हम कवर करते हैं LPG के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करें भैया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सरकार ने इतनी मेहनत करी 1991 में, मनमोहन सिंह जी ने हमारे रेस्पेक्टेड, तो फिर उसका फायदा नुकसान क्या हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे लिखा सबसे पहले इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं किसमें, GDP में। GDP का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले देश के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी, अब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी मैदान में उतार दिया, तो भैया प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था। जो पहले GDP रेट हमारा 5.6 की रफ्तार से बढ़ रहा था, वो अब कितना हो गया, 7.2, और पुराने समय में ये डबल डिजिट में भी गया था एक बार। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा GDP पहले से बढ़ा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारा सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम $100 मिलियन टू $73.5 बिलियन इन 2015। पहले जो हमारे पास
1991 तक सिर्फ 100 मिलियन यूएस डॉलर हमारे पास हुआ करता था इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ करके जंप करके कितना हो चुका है 2015 में 73.5 बिलियन। तो ये डेटा आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस डेटा को नहीं लिखोगे तो इसमें कोई खास बात लिखने वाली फिर रहेगी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, यानी डॉलर जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज में कंसिडर मेनली करते हैं रिजर्व में, वो हमारे पास सिर्फ कितना रह गया था 1991 में हमारे पास सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर रह गया था। श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो रहा था तो 2 बिलियन यूएस डॉलर था उसके पास। इतनी छोटी कंट्री है, सोचो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, डिमांड है, और वो 6 बिलियन यूएस डॉलर रह गया था सिर्फ। तो दूसरे देशों ने हमें गुड्स देने को भी क्या कर दिया था, बेसिकली मना। वो बढ़ करके 321 हो गया। ये 2015 का डेटा है। अगर आप करंट डेटा देखोगे तो 600 बिलियन यूएस डॉलर प्लस में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारी ताकत को शो करता है, हमारे देश के ट्रस्ट को शो करता है। और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो हमारा देश ताकतवर है। राइज इन एक्सपोर्ट, पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता था, अब प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारा इस पीरियड में जो बेसिकली एक्सपोर्ट था वो भी बढ़ा है। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, बेसिकली मैं आपको बता रहा था, अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। अगर हम सप्लाई को बढ़ा दें तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। यानी धीरे धीरे मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी अब उसकी पूर्ति हो पा रही है। बहुत खतरनाक हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो 17%, डबल डिजिट में जा चुका था, जो कि अब कम होते होते कितना रह गया 5.48%। और अभी ये इतना ही मेंटेन है, 4 से 5% इन्फ्लेशन का डेटा हमारा चल रहा है। यानी इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने क्या किया है, कम किया है। साथ ही साथ 1991 के बाद की बात हो रही है, 1991 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या हुआ है, पहले से ज़्यादा हुआ है देश के डेवलपमेंट में, तभी तो इन पॉलिसीज़ को हमने क्या किया था, डेवलप। क्रिटिसिज्म भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई एलपीजी पॉलिसी के फ़ायदे तो सबको पता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स क्या रहे, नुकसान क्या रहे। तो पहला नुकसान था ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी तो बढ़ा, आप इसका अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में क्या देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में ग्राफ भी देख सकते हैं कि भैया हमारा जीडीपी तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत पीछे है। तो जीडीपी जितनी तेज़ी से बढ़ा उतनी तेज़ी से क्या नहीं बढ़ा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। उसका रीज़न हो सकता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की, भैया हम टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाए। तो जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज in reform period, but such growth failed to generate sufficient employment opportunity in country। तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट आप ये लिख के आओगे, क्रिटिसिज्म ये लिख के आओगे, ये ध्यान नहीं दिया गया कि जीडीपी तो बढ़ रहा है पर जॉबलेस ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, आपने पूरा का पूरा क्या पढ़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, कहीं भी एग्रीकल्चर का जिक्र हुआ नहीं, जबकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ लिखा हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस इन रिफॉर्म पीरियड। तो हमने क्या करा, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर भी रही थी एग्रीकल्चर में उसने वो भी कम कर लिया कि भैया हमारे पास अब पैसा नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करता नहीं है। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर, इसको ठीक कर लेना, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी एडवर्सली अफेक्ट द स्मॉल फार्मर। गवर्नमेंट कह रही है भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, आपने पढ़ा था ना, अप्रैल 2001 से क्या करा गवर्नमेंट ने, कहा दूसरे देश से आप जितना मर्जी मंगा सकते हो। तो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर दिया, खत्म, किस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। तो एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन फार्मर एज दे नाउ फेस इंटेंस कंपटीशन, अब वो दूसरे देश से कंपटीशन फेस कर रहे हैं। हमारे देश का जो प्रोड्यूसर है वो हमारे किसान से प्रोडक्ट ना लेकर के दूसरे देश के पर्सन से क्या ले रहा है, दूसरे देश के किसान से क्या ले रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, क्योंकि वहाँ से उसे सस्ता पड़ रहा है। तो हमारे देश का किसान क्या कर रहा है, इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा है। लास्ट 2 पॉइंट क्या बचते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो गई, कम। पहले हमारे देश के लोग बहुत खुश थे, क्यों खुश थे, दूसरे देश का प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता ही नहीं था, दूसरे देश का प्रोडक्ट यहाँ पे आ ही नहीं सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ के प्रोड्यूसर उदास हो गए, वो कह रहे यार ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई कि दूसरे देश की अच्छी टेक्नोलॉजी सस्ते रेट पर यहाँ बिक रही है, तो भैया हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा, हमने तो इतना इनोवेशन पे ध्यान दिया ही नहीं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है, चीपर इंपोर्टेड गुड्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज facing tough competition from import like cheaper China goods। तो चाइना के चीपर सस्ते गुड्स आ गए, हमारे महंगे गुड्स बिकने बंद हो गए, तो हमारे इंडस्ट्रीज में भी ये देखने को मिला नुकसान। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पावर हैव रिमेन इनएडिक्वेट, हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या रहा, बहुत कम। हमारे देश में बहुत लंबे समय तक तो इलेक्ट्रिसिटी की ही पूर्ति नहीं हो पाई। अब सोलर प्लांट्स लग रहे हैं,
थर्मल पावर को कम किया जा रहा है क्योंकि इसके पॉल्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है, तो ऑल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हमारे देश के अंदर क्या किया गया, बढ़ाया गया। ऑल कोटा ऑन एक्सपोर्ट्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम इंडिया। अब बेसिकली हुआ क्या, हमारे देश से अगर दूसरे देश में कोई गुड्स जाना है तो हमने कहा भैया हम अपने एक्सपोर्ट्स हटा रहे हैं, तुम दूसरे देश को जितना मर्जी बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सम, यानी इंडिया अगर यूएसए को बेच रहा है तो 100% बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सम डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए हैव नॉट बीन रिमूव देयर कोटा। लेकिन अगर यूएसए, बेसिकली यूएसए को भी तो परमिशन देनी पड़ेगी ना अपने प्रोड्यूसर्स को इंडिया से खरीदने के लिए। तो हम तो कह रहे हैं दूसरे देश को बेचो, दबा के बेचो, लेकिन यूएसए क्या कह रहा है, नहीं रुक जाओ, हम दूसरे देश को ज़्यादा अपने देश में आने नहीं देंगे। अपने प्रोड्यूसर्स को उसने रोक दिया और इम्पोर्ट पे जो कोटा था उसको नहीं हटाया, और फिर इसमें छोटे देशों की चलती नहीं है। लास्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी का मतलब हमने क्या करा था, टैक्स इवेजन के लिए टैक्स कम करा था। हमने कहा हमारे देश की जनता तो बहुत भोली है, वो टैक्स देना चाहती है, लेकिन टैक्स ज़्यादा है ना, इसलिए नहीं टैक्स दे रहे, तो हमने टैक्स कम किया, और फिर भी लोगों ने टैक्स नहीं दिया। टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिडक्शन, द रिफॉर्म पीरियड वॉज डन टू जनरेट लार्जर रेवेन्यू, पर ऐसा नहीं हुआ, और रिड्यूस करना था हमें टैक्स इवेजन, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। इससे उल्टा जो टैक्स दे रहे थे वो कम दे रहे हैं और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं। तो ये खतरनाक बात थी। तो मैंने पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे लगभग इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का कवर करा दिया। अब आपको तैयारी करनी कैसे है, आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अच्छे से करना है। कोई भी ऐसा नया टॉपिक आता है तो वो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने आपके आईईडी के अभी तक 3 चैप्टर्स अच्छे से कवर करा दिए हैं। इन 3 चैप्टर्स की तैयारी करो जब तक मैं नया चैप्टर नहीं लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।